आज की वीडियो में हम देखेंगे हिंदी का इंटरनल का क्वेश्चन पेपर, जो कि बिल्कुल रिसेंट में ही किसी कॉलेज के अंदर हुआ है और ये मैंने वहाँ से लिया है। तो जो आपका विषय है हिंदी दक्षता और कोर्स कोड नंबर 205। तो ये पेपर आपका, क्योंकि बाकी के जैसे साइकोलॉजी और बाकी के जो पेपर मैंने डाले हैं बिल्कुल वैसे ही 75 मार्क्स का है, क्योंकि डीएलएड के अंदर जो आपके 2-3 सब्जेक्ट होते हैं जैसे वर्ड हो गया, आर्ट हो गया, फिजिकल एजुकेशन, ये तो मतलब 50 नंबर के होते हैं। बाकी सारे जो पेपर होते हैं वो 75 मार्क्स के होते हैं। इसलिए इन सबका ही जो पैटर्न होता है ना, वो भी बिल्कुल सेम ही होता है। जैसा पिछले 2 पेपर्स में था वैसा ही मतलब यहाँ पर भी आपको सेम देखने को मिलेगा। बस डिवीज़न जो होता है वो थोड़ा अलग हो जाता है कि 2+3+5 है या फिर 3+2 है। ये अंदर की बात है, वो डिफरेंट होता है हर क्वेश्चन का, लेकिन पैटर्न बिल्कुल सेम होता है कि शुरू के 5 क्वेश्चन 10 नंबर के और बाद के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, और इस तरीके से 75 नंबर का पेपर डिज़ाइन किया जाता है। तो ये बातें आप पहले से भी जानते हो, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो देख लीजिए, यहाँ पर निर्देश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। और क्योंकि ये कहते हैं कि 10 नंबर के लिए 600 शब्द, यानी कि अगर आप ठीक ठाक आपकी हैंड राइटिंग है, ना ज़्यादा छोटी ना बड़ी, तो 4 पेजेस में आपके 600 शब्द और 2 पेजेस में 300 शब्द ईजिली आ जाएंगे अगर आप ठीक से लिखते हैं तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। और क्वेश्चन ये है कि बाल साहित्य की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। बाल साहित्य, मैं कहती हूँ कि पेपर लीक हो गया, आप ये समझ लो। इंटरनल में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है ना, 200% चांस है कि ये आपका एक्सटर्नल में ज़रूर आएगा। अब बाल साहित्य ज़रूर पढ़ के जाओ, ज़रूर पढ़ के जाओ, बाल साहित्य आपको ज़रूर मिलेगा पेपर में। तो इसकी विशेषताएं बतानी है। अब आप देख लीजिए कि क्वेश्चन में डिवीज़न कैसे है, 2+2+6, यानी जो बाल साहित्य की विशेषताएं हैं ये आपको 2 नंबर के लिए बताना है। तो 1 पेज इनफ है और 4 विशेषताएं इनफ है। तो 1 पेज पे आप 4 विशेषताएं बता दो, इनफ होगा। उसके बाद एक बच्चे के लिए बाल साहित्य की आवश्यकता क्यों है, तो इसके लिए भी 2 नंबर मिल रहे हैं आपको। तो 1 पेज बहुत है और 4 या 5 पॉइंट अगर आप लिख पा रहे हैं तो बहुत ही हैं। इसके बाद आपके 4 नंबर का तो हो गया। 6 नंबर जो आपका डिवीज़न है वो ये पूछ रहा है कि बाल साहित्य को निर्माण करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो आपको कम से कम 6 पॉइंट्स बताने होंगे कि जब बाल साहित्य लिखा जाए तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। तो 2 पेजेस में आप 3-3 पॉइंट बता सकते हैं ईजिली। तो 4 पेजेस का आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अनुवाद का क्या महत्व है। भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसलेशन जो है, अनुवाद एक विषय जो हिंदी पढ़ाते समय आया भी था, जब मैंने आपको हिंदी के सारे नोट्स प्रोवाइड किए या पढ़ाया है, यूनिट 1 से लेके पूरे 5 तक ये सारे टॉपिक आए हैं और सारे टॉपिक के पॉइंट्स भी मैंने लिखे हैं। और आपको कुछ नहीं करना, उन पॉइंट्स को पढ़ना है, जो मैं बोल रही हूँ समझना है और पेपर में जाके उनको अपने शब्दों में लिख के आ जाना है, बस, और कुछ नहीं करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुवाद का क्या महत्व है। 2+8 यहाँ पर रेशियो है, तो 2 नंबर में आपको बताना है कि अनुवाद का महत्व क्या है। तो 1 पेज पर आप बताइए। और ऐसा नहीं है कि आप शुरू ही कर दें अनुवाद महत्व, थोड़ा सा ये बताइए अनुवाद होता क्या है, उसके बाद आप बताइए कि उसके महत्व क्या है। उसके बाद 8 नंबर में आपको बताना होगा कि आपके अनुसार ये जो इस समय अनुवाद क्षेत्र है, इसमें कार्य करने की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। पॉइंट्स भी लिखने हैं और फिर विस्तार करना है, यानी एक्सप्लेनेशन तो करनी ही है। तो 8 नंबर आए तो कम से कम 8 पॉइंट तो आपको लिखने ही होंगे, कम से कम। तो आपको बताना होगा कि ट्रांसलेशन करने से आज इस समय पे आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं या क्या क्या इसके महत्व हैं, वो लिखने हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो चिंतन कौशल से क्या तात्पर्य है। 2+2 का रेशियो है, तो 2 नंबर में 1 पेज बहुत है। तो चिंतन कौशल क्या होता है, अगर आपको इसकी डेफिनेशन आती है तो वो लिखिए और 1 पेज भरिए इसको। उसके बाद चिंतन कौशल के महत्व, तो 1 पेज पर चिंतन कौशल का महत्व बताइए, क्योंकि 2+2 का है तो 1 पेज इनफ होगा। फिर 6 नंबर में आपको बताना है कि चिंतन कौशल की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं। मैंने कम से कम आपको 10-12 विधियाँ कराई हैं।
और ये यूनिट 4 या 5 होगा, मैं ये भी बता सकती हूँ हिंदी का, तो देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और हाँ, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चिंतन कौशल, थिंकिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़ के जाइएगा पेपर में। इसमें आपको अथवा में भी एक क्वेश्चन मिल जाता है कि तर्कपूर्ण चिंतन और समस्या समाधान का आपस में क्या संबंध है। यहाँ पर 2 कौशलों को बता दिया गया है कि तर्कपूर्ण चिंतन जो होता है वो, और समस्या समाधान, इन दोनों को आपस में कैसे आप कोरिलेट करोगे। 3 नंबर का बताना है तो 1 पेज कर लो या 1.5 पेज कर लो। उसके बाद 7 नंबर में आपको बताना है कि चिंतन कौशल को विकसित करने के लिए आप कौन सी विधियों का प्रयोग करोगे, उदाहरण भी दीजिए। तो यहाँ पे उदाहरण भी देना है और विधियाँ भी लिखनी है। और 7 नंबर ये दे रहे हैं आपको, तो 7 पॉइंट्स तो लिखने ही होंगे। और इससे पहले जो था उसमें आपको कम से कम 8 पॉइंट या 6 पॉइंट तो लिखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख कालों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। बिल्कुल ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ाया हुआ भी है आपको यूनिट के दौरान। 4 तरह के काल विभाजन थे, आदि काल और रीति काल भी था उसमें, और आधुनिक काल सबसे लास्ट में था, और एक बीच में मैं भूल रही हूँ भक्ति काल। हाँ जी, तो ये चारों आपको लिखने हैं और उनकी विशेषताएं बतानी है। और क्योंकि 8 नंबर का, इसलिए देखो 8 नंबर का है ना, इसलिए आपको चारों ये 4 लिखने होंगे ताकि आपको हर में 2 नंबर मिल जाएं। उसके बाद आपको 2 नंबर और मिलेंगे किस चीज़ के, प्रेमचंद और सूरदास की एक कृति का नाम लिखिए। तो कितना आसान है, आपको बस एक कोई भी किताब, उपन्यास, कुछ भी नाम लिख दीजिए। प्रेमचंद का आप गोदान लिख सकते हैं, सूरदास का सुरसारवली भी लिख सकते हो। तो कितना इजी है ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। इसके अलावा आपको अथवा में भी दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो। अगर आपने पर्टिकुलर सुमित्रानंदन पंत के बारे में पढ़ा हो तो ही आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। आपको जो है उनके जीवन और उनकी कृतियों पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, जिसमें आपको 10 मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो मैं तो यहाँ पर आपको एडवाइस दूंगी, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसको अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि उसका रेशियो और क्वेश्चन भी डिवाइडेड था, तो ईजी होगा उसको करना। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, भाषा सौंदर्य से आप क्या समझते हैं। भाषा की सुंदरता और भाषा सौंदर्य में वृद्धि में अलंकारों की क्या भूमिका है। तो 3 नंबर का भाषा सौंदर्य से आप क्या समझते हो, 1 पेज या 1.5 पेज कर लो, और 1.5 पेज ये कर लो कि भाषा सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए अलंकारों को कैसे यूज़ किया जाता है। आपको पता ही है कि अलंकारों को क्या किस लिए यूज़ होता है, ताकि भाषा को या फिर जो भी हमने लिखा है वो और सुंदर हो जाए। अलंकार का तो मतलब ही होता है गहना, और गहना क्यों पहनती हैं स्त्रियाँ, ताकि वो और सुंदर दिखें। तो इसलिए अलंकारों का भी यूज़ हम करते हैं भाषा के अंदर, ताकि भाषा को और सुंदरता प्रदान की जा सके। अब इसके अंदर आपको 2 प्रकार के अलंकारों का भी वर्णन करना है, जिसमें आपको उदाहरण भी देने हैं। तो आप देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, नहीं तो फिर आपके पास अथवा में ऑप्शन भी है, तो उसको भी देख लेते हैं। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो। तो ये बिल्कुल ही हटे टॉपिक आ गया, जो कि इकोनॉमिक का भी टॉपिक है। तो वैश्वीकरण तो आप जानते ही होंगे, तो उसके ऊपर 1 पेज लिख दीजिए, क्योंकि 2 नंबर मिलेंगे आपको। उसके बाद आपको बताना है कि हिंदी को विश्व भाषा यानी विश्व में, पूरे दुनिया में फैलाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। तो आपको पॉइंट्स लिखने होंगे 8, क्योंकि 8 नंबर का है, और एक्सप्लेन भी करना है क्योंकि विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये वाला क्वेश्चन भी इजी है, ये भी आप अटैम्प्ट कर सकते हो। इवन आपने ना भी पढ़ा हो ना, तो भी आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, जिसको ऐसा नहीं है ज़रूरी कि हमने पढ़ाई हो यूनिट में। कुछ ऐसे लॉजिकल भी होते हैं कि हम खुद अभी लॉजिक लगा के सॉल्व कर पाएंगे वहाँ पे, जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर होगा। डिमांड सिर्फ इतनी होती है कि आप क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे। तो यहाँ पे आपके 10-10 नंबर वाले क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे और भाग 2 शुरू हो जाएगा, जहाँ पर 5-5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा, यहाँ पर अथवा करके दिया गया है। 2 क्वेश्चन है आपके पास, जिसमें जो पहला ऑप्शन है ना, आपके पास बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको थोड़ी सी भी हिंदी ग्रामर आती है तो। देखिए कितना ईजी है। 1 नंबर में उपसर्ग और प्रत्यय को उदाहरण के साथ बताओ। तो उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, आपको पता ही है। उपसर्ग वो होते हैं जो आगे लग जाते हैं और अर्थ बदलते हैं, और प्रत्यय पीछे। उदाहरण दे दीजिए। 1 नंबर कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद निपात क्या होता है, निपात भी पता होगा अगर आपने व्याकरण किया होगा तो। निपात वो शब्द होते हैं जो अविकारी होते हैं, जो किसी भी लिंग वचन के बदलने से बदलते नहीं है। जैसे कि भी एक वर्ड है जो कुछ भी बदलता रहे, भी कभी भी ही रहेगा, चाहे कुछ भी होता जाए। उसके बाद दोहा क्या होता है, उदाहरण दीजिए।
मैंने आपको पढ़ाया है, दोहा, छंद वगैरह सब कुछ बताया है। दोहा, इन सब में क्या था, मात्राओं का अंतर था, तो आपको यही बताना था कि दोहे में क्या होता है, पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण के लिए कोई भी दोहा डाल दो जो भी आपने पढ़ा हो, जैसे कि एक दोहा ये वाला है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और उनको छाया नहीं, फल लग जाती दूर। तो ये ऐसे दोहे आपने तो सुने ही होंगे, कबीर के या रहीम के सुने हो, तो कोई भी दोहा आप यहाँ पर एग्जाम्पल में डाल सकते हो। उसके बाद श्रृंगार रस क्या होता है ये बताना है आपको कि श्रृंगार रस क्या होता है। इसमें प्रेम का भाव होता है और इसके 2 पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग। फिर उदाहरण दे दीजिए कोई भी, पद्मावत वगैरह, कितना इजी है। फिर 5वां है व्यंजना शब्द शक्ति क्या होते हैं, उदाहरण देकर बताइए। व्यंजना शब्द शक्ति या जिन शब्दों से हमें अर्थ कुछ और पता चलते हैं, उसके निहित अर्थ होते हैं, तो ये बताना था आपको। तो ये 5 अगर आप 5 अटैम्प्ट करोगे ना तो 5 के 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। बट फिर भी अगर आपको लगता है इसमें से आपको 2-3 पॉइंट नहीं आते तो फिर आ रहे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, फिर आप ये अथवा वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, जो कि ये भी थोड़ा मुश्किल सा ही है क्योंकि 5 नंबर के लिए आपको पूरी पाठ्य योजना तैयार करनी है, तो इसमें तो बहुत ही टाइम लग जाता है पाठ्य योजना तैयार करने में। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो मेरी एडवाइस होगी कि आप पाठ्य योजना अटैम्प्ट ना करें और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लें। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये तो 2005 की रूपरेखा आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो और इसमें ये कुछ नहीं पूछा कि हिंदी के बारे में लिखो या भाषा के बारे में लिखो, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2005 का जो पाठ्यचर्या रूपरेखा फ्रेमवर्क था वो क्या था। तो आपको सारी बातें लिख देनी। इसमें मीटिंग हुई, फिर इसमें काफ़ी चेंजेस लाए गए स्टडी के इसमें, और करिकुलम में बहुत सारे चेंजेस लाए गए। भाषा को लेकर भी काफ़ी, क्योंकि हिंदी भाषा पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा सा तो अपनी तरफ से हिंदी भाषा के बारे में डालना होगा कि प्राथमिक स्तर पर जो है मातृभाषा को बढ़ावा दिया गया। ये सारी बातें आपको इसमें लिखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कविता का क्या अर्थ है और महत्व क्या है। तो 2 नंबर में आपको बताना है कि कविता का अर्थ और महत्व क्या होता है। तो अर्थ तो पता ही है, कविता क्या होती है, काव्य होता है, यानी कम शब्दों में अधिक बातें कही जाती हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। और 6ठी कक्षा के छात्रों को कविता सिखाने के लिए आप कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे। तो आप खुद को ही इमेजिन कर सकते हैं कि आप क्लास 6 में पोएम्स पढ़ाते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे। कि आप कविताओं को क्या कर सकते हैं, संगीत की तरह गाकर पढ़ा सकते हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा याद रहे। कुछ ऐसी कविताओं के उदाहरण दे सकते हैं जो उन्हें पहले से आती हो। तो ऐसी कई टेक्निक्स है जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है प्रश्न 9, जिसमें छायावाद की प्रमुख विशेषताएं बतानी हैं आपको, और पंत और महादेवी वर्मा जो कि छायावादी कवि हैं उनके काव्यों की मुख्य विशेषताएं बतानी है। तो दोनों ही एक तरह से सेम ही क्वेश्चन हैं, या तो आप छायावाद की विशेषता पूछ रहे हो तो वो भी सेम ही होगा, और आप उनके जो लेखक जो लिख रहे हैं उनकी विशेषताएं पूछ रहे हो जो उन्होंने लिखा है, तो वो भी तो सेम ही होंगे ना। तो एक ही क्वेश्चन को 2 डिवीज़न कर रखे हैं, पता नहीं क्यों। तो आपको पॉइंट्स जो है वो सेम ही लिखने हैं दोनों में। आधे पॉइंट ऊपर वाले में लिख दो और आधे नीचे वाले में। उसके बाद आएगा प्रश्न 10, बहुभाषिकता से आप क्या समझते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जाना होगा क्योंकि ये हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। बहुभाषिकता मतलब एक भाषा को महत्व ना देकर बहुत सारी भाषाओं को समान महत्व देना, जैसा कि इंडिया के अंदर होता है। उसके बाद बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या क्या करोगे। क्लासरूम में आप कैसे सपोर्ट करोगे कि डिफरेंट लैंग्वेज के जो बच्चे हैं वो सहज हो सके और एक दूसरे का सहयोग करें। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, हर भाषा को समान महत्व देना, है ना, हर भाषा की कविताएं या फिर जो भी पठन कार्य है वो करवाना, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर कर सकते हो। और जो भी बच्चों की मातृभाषा है उसमें उनको बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी देना। तो इस टाइप से आप जो है पॉइंट्स यहाँ पर बना सकते हो अगर आपने ना भी पढ़ा हो तो भी। तो ये आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर हो गया। आपने देखा इसके अंदर जितने भी टॉपिक थे ना, बिल्कुल मतलब कुछ तो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और बाकी सारे तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो आप एक्सटर्नल में या फिर अगर आपका इंटरनल नहीं हुआ है तो उसमें बैठने से पहले ना इस वाले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लो। मतलब मैं ये बता रही हूँ, आपका इतना इन्हेंस हो जाएगा कॉन्फिडेंस कि आप जाकर बस ये होगा कि अटैम्प्ट कर लूँ क्वेश्चन पेपर, आप कर लोगे इजीली। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर और
मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, सारे आंसर भी थोड़े बहुत मैंने कोशिश की है डिस्कस करने की। इसके बाद जो भी थोड़ा बहुत सिलेबस रह गया है फिजिकल एजुकेशन वगैरह का, आर्ट वर्क का, मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी उनको कंप्लीट कर सकूं। तब तक आप खुद भी पढ़ें, और अगर मैंने कोई यूनिट नहीं डाली हुई है तो आप जो है उस भरोसे ना रहें और ख़ुद अपनी सेल्फ स्टडी करके ज़रूर जाएं पेपर में पढ़ के। तो आप सभी को पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।